नमस्कार, मैं आलोक सिंह आपका स्वागत करता हूं न्यूज़ पोर्ट पर। हमने आपको अलग अलग दिनों में जमनिया विधानसभा क्षेत्र का अलग अलग क्षेत्र घूमकर, गांव घूमकर आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाया है। लेकिन आज हम जमनिया विधानसभा के वर्तमान विधायक सुनीता सिंह हैं, उनके साथ हमने बातचीत की है। आपको कुछ उसका अंश दिखलाते हैं। तो स्वागत करूंगा मैम आपका। नमस्कार। सवाल ये है कि ये जो गढ़ है, जमनिया क्षेत्र है, यह समाजवादियों का गढ़ कहा जाता है ना, कि ओम प्रकाश सिंह यहाँ से गढ़ है उनका। लेकिन पिछले जो प्रत्याशी थे भाजपा से, वो मात्र 4,000 या 5,000 वोट पाए थे उनके सामने। लेकिन आप आई और एकाएक फर्स्ट पर 35% वोट के साथ लगभग 70,000 से ऊपर वोट पाई। ये जज्बा कहाँ से लाती हैं आप? देखिए, मेरा राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं था। मैं नोएडा में रहती थी, फैक्ट्री चलाती थी और पढ़ाई लिखाई मेरा बीएचयू से हुआ है। और मैं जब नोएडा से लौट के आई तो मेरा गांव में रहने का इरादा हुआ। और मेरा गांव बहुत सुंदर है, नदी के, गंगा के तट पे है और इधर स्टेशन है। तो मैंने एक फार्म हाउस बना के खेती बाड़ी ही करने का मेरा इरादा था। लेकिन मैं जब बक्सर रहती थी और बक्सर से जब मैं आती थी तो 3-3 मीटर के गड्ढे थे, 38 किलोमीटर का रोड, जिले पे जाने लायक नहीं। तो मैं घूम घूम के गांव से आती थी। तो मैंने लोगों से कहा कि मेरे परीक्षित जी तो राजनीति में हैं, लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं था। तो मैंने लोगों से कहा कि भाई, ये 30 सालों से हमारा क्षेत्र प्रताड़ित है, इतना गड्ढा है, एक भी रोड नहीं है। आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों नहीं कोई मजबूत प्रत्याशी उतारते हैं भाजपा से? और जो ओम प्रकाश सिंह, जो माफियाओं के नाम से, जो गुंडे मवाली के नाम से भी लोग जानते हैं, डराने धमकाने वाले, ऐसी राजनीति करने वाले लोग हैं। तो मैंने कहा, तो एक व्यक्ति ने मेरे से कहा कि आप ही क्यों नहीं। और ये बात मेरे को पिंच कर गया। मैंने कहा ठीक है, मैं सोचती हूँ। और मैंने अपने लोगों से, जो मेरे अपने लोग हैं, उन लोगों से मैंने बात किया कि ऐसी ऐसी बात है। सब ने कहा कि अरे हाँ भाई, क्यों नहीं, आपके तो मैदान में उतर सकती हैं, आप कर सकती हैं। और फिर मैंने मन बनाया और मैं गांव गांव घूमना शुरू करी। 1 साल तक मैं डोर टू डोर गई। डोर टू डोर में सुबह 10 बजे निकल जाना, जो चुनावी प्रक्रिया है ऐसे में, और लोगों के पास जाके मिलना जुलना, और सबका एक ही चीज़ रोना कि हमको मतलब इतना प्रताड़ित किया गया, इस जमनिया में कुछ नहीं है, न पंप कैनाल में पानी आता है, न सड़कें साफ़ है, न सड़कें हैं, न नहर साफ़ है, न विद्यालय है, न हॉस्पिटल है। तो मैंने कहा कि मैं राजनीति में आई हूँ, अगर भाजपा ने मेरे को टिकट दिया तो मैं आप लोगों के बीच आऊँगी, चुनाव लड़ूंगी। तो कई लोगों ने सजेशन दिया कि पोस्टर लगवाइए, आपको तो कोई जानता नहीं है। मैं जिला मंत्री थी ज़िले की, तो मैं ज़िले की टीम में थी। तो मैंने कहा कि मैं पोस्टर नहीं लगवाऊंगी, पहले मैं आपके पास आऊँगी, मेरी कोई पहचान हो जाए, परीक्षित जी हैं। लेकिन मैंने कहा मैं किसी के कंधे पे चढ़ के राजनीति नहीं करूँगी, मेरा भी कोई वसूल है। मैं बीएचयू से पढ़ी हूँ, छात्र राजनीति में भी मैं रही, मेरा इंटरेस्ट है। मेरे माता पिताजी भी राजनीति में थे, भाजपा के ही। और मैं ससुराल भी आई तो मेरे पति, मेरा पूरा परिवार दिया बाती से है। तो एक जज्बा तो मेरे अंदर था ही राजनीति का। मैं अपने पति का जब 2002 में चुनाव लड़े थे और जो 23,000 मत पाए थे, मैं उनके साथ चुनाव प्रचार में भी थी। तो मैं कही कि नहीं, मैं तो आप लोग जब मेरे को मानेंगे कि मैं नेता हूँ, मैं आपके सामने पहचान बनेगी, तभी मैं चुनाव लड़ूंगी, अन्यथा किसी के कंधे पर रख के नहीं लड़ूंगी। और लोगों ने जो प्यार स्नेह देना शुरू किया, मैं डोर टू डोर 1 साल घूमी थी और लोग मेरे को जानने लगे, पहचानने लगे। तो मैंने टिकट का प्रयास किया और महिला, भारतीय जनता पार्टी भी जानते ही हैं कि महिलाओं के लिए काम करने वाली पार्टी है। महिला चाहिए भारतीय जनता पार्टी में, जो काम कर सके, जो अपनी पहचान रखती हो। तो भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया और विश्वास भरोसा जताया, तो मैंने उसको साबित भी किया। और मैं तो जानती थी कि जिस तरह से इन्होंने काम किया है क्षेत्र में, और मैं पहले दिन से ही, इन्होंने बहुत प्रचार प्रसार भी किया कि डमी कैंडिडेट मैं लेके आया हूँ, ये वो। मैंने कहा भैया, तुमको तो मैं छठी का दूध याद दिलाऊंगी, मैं भी काली और दुर्गा का रूप भी धारण करना होगा तो मैं रखूँगी। और पहला मेरा भाषण हुआ, मैंने कहा मंच से, बस 2 मिनट का मेरा भाषण हुआ था एक कार्यकर्ता सम्मेलन में, और मैंने कहा इस महिषासुर का वध ये दुर्गा करेगी। और लोगों ने मतलब वास्तव में मान लिया।
जबकि मेरा कोई वैसा राजनीतिक करियर भी नहीं था, लोगों ने मान लिया क्योंकि हमारे यहाँ के लोग बहुत ही सरल सीधे स्वभाव के हैं। कोई अच्छा व्यक्ति इनको मिला नहीं था, इसलिए ओम प्रकाश 30 साल तक राज किए थे और लोगों का विश्वास मेरे ऊपर हो गया। तो छात्र जीवन आपने बीएचयू से किया है, तो बीएचयू के छात्र जीवन में कोई महिषासुर मिला था जिसका मर्दन करने का आपको मौका मिला था? बहुत छात्र राजनीति में हम लोग थे, तो अब मतलब इतनी सक्रिय मैं नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने तो इनको भी सपोर्ट किया था क्योंकि मतलब उस छात्र राजनीति में कोई व्यक्ति आता है तो आदमी को सोच बनती है कि अच्छा करेगा, हमारे लिए छात्रों के लिए खड़ा होगा, तो उसके लिए ही मैंने काम किया था। बहुत सारी लड़कियां भी थीं छात्र राजनीति में, तो अब उन्हीं के साथ मेरे को काम करने का मौका मिला था। कोई आगे आके मैं पूरा वो काम नहीं करी थी। अच्छा, एक गंभीर अब तो प्रश्नों का बौछार शुरू करते हैं कि आपने प्यार दिया जनता है, आपने कहा कि बहुत प्यार दिया, वास्तव में जब हम प्रतिशत आंकड़ों को देखते हैं तो ऐसा दिखता है। इस बार आपको जनता, जो जमनिया की जनता है, दोबारा आपको क्यों चुने? हाँ, ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल है आपका, क्योंकि जनता को विकास चाहिए। देखिए, बहुत दिनों से प्रताड़ित थी जनता हमारे क्षेत्र में। जब मैं चुन के आई तो उसकी बात कर रही हूँ कि जब मैं चुन के आई तो एकाएक मेरे को तो रोड, बिजली, पानी तो था ही, एकाएक मेरे को पता चला कि रोज़ सैकड़ों लोग आते थे मेरे पास कि मेरी ज़मीन पे फलाने का कब्जा है, वो मेरे को सता रहे हैं, उनसे केस चल रहा है, मुकदमा भाई यहाँ लड़ रहा था, यहाँ तक कि पति पत्नी को भी नहीं बख्शा गया था। मैं जानती हूँ कि पूरे क्षेत्र को लड़ा के राजनीति करने का जो अंग्रेज़ों की जो नीति है ना, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, उसी पे इन्होंने काम किया था। जनता ने इतना प्यार दिया, फिर उसके बाद भी इन्होंने एक रास्ता चुना कि सही तरीका न चुन के, लोगों के विकास न करके, उनको लड़ा के, कि उनको सोचने समझने की शक्ति न रहे, इसी तरह से वो आपस में लड़ते जूझते रहें तो राजनीति करें। मैंने बहुत सारा, मैं तो कितने बार तहसीलों में भी बैठ के डीएम के साथ, और मैंने ये कहा कि पर डे कम से कम, ज़्यादा नहीं, 20-20 साल से लोग केस मुकदमे लड़ रहे थे, मैंने कहा कम से कम 5 का ही टारगेट लेके चलें कि ये मुकदमे हल हों। तो जनता जानती है कि सुनीता सिंह सच्चे मन से राजनीति करती हैं। देखिए, मैं फैक्ट्री चला के आई हूँ, बीएचयू से पढ़ के आई हूँ, और वहाँ महिलाओं के लिए भी मैंने काम किया था। जब फैक्ट्री चलाती थी तो ज़्यादातर महिलाएं ही वर्कर रहती थी मेरे पास, और जो मतलब हेल्पर पर रहते थे। मेरा एक नेचर है और महिला का नेचर होता है, मैं तो मानती हूँ कि अधिकतर महिलाएँ दिमाग से नहीं, दिल से काम करती हैं, और मैं दिल से लोगों को जुड़ जाती थी। मैं ये सोचती थी कि इतने में इसका खर्चा कैसे चलता होगा, क्योंकि ज़्यादातर बिहार से और पूर्वी उत्तर प्रदेश से ही हमारे यहाँ वर्कर रहते थे, तो उनसे मैं सेंटिमेंट जुड़ जाता था। आज वो लोग भी मेरे प्रचार में हैं। कई ऐसे बच्चे जो मैंने काम किया है फैक्ट्री में, वो मेरे को फ़ोन करते हैं कि मैडम, वहाँ मैं उनको अलग हट के उनके सैलरी से कुछ गैस मुहैया करा देना, ये सब रूम दिलवा देना करती थी। तो मैं जानती हूँ कि देखिए, जनता कुछ नहीं जानती है, जनता प्यार की भूखी है और जनता विकास चाहिए जनता को, और इस वजह से मैं जनता के बीच में जा रही हूँ कि आपका जो यहाँ का विकास है जमनिया का, और जमनिया के लिए मैंने सपना देखा है, लोगों को रोज़गार देने का मैंने सपना देखा है, तो लोग मेरे से जुड़ रहे हैं, और मैं आँख में आँख मिला के बात कर सकती हूँ। चोरों की तरह दूसरे पार्टी के लोग हैं, आज आँख मिलाने का उनको नौबत नहीं है, वो जाते हैं और लोगों से कहते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। अरे इतने दिन राजनीति करने के बाद अगर रोना गिड़गिड़ाना पड़े तो मैं कहती हूँ कि शर्म करना चाहिए। मैं तो लोगों के बीच जाती हूँ और बताती हूँ कि हमने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया, योगी जी ने क्या किया, और लोग खुले मन से उसका स्वागत कर रहे हैं। तो मैं तो विकास लेके जा रही हूँ और लोग हमसे जुड़ रहे हैं, यही हमारा मुद्दा होगा। तो हम लोग पिछले कुछ दिनों से ग्राउंड पे घूम रहे हैं। जो सपा के कैडर वोटर मिलते हैं, यानी आपके विरोधी जो मिलते हैं, उनका एक बहुत शिकायत बड़ा सा रहता है कि वो ज़मीन पे कम आती जाती हैं, ग्राउंड पे कम रहती हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अब उनकी तो हर प्रक्रिया वही होती है, विकास दिखता नहीं है, ज़मीन पे हम दिखते नहीं हैं। जबकि मैं 5 साल
मैं अपना घर परिवार छोड़ के, मैं ये 4 लाख जो मेरे वोटर हैं, मेरे परिवार हैं, इन्हीं को मैंने परिवार बना लिया है। महिलाएं मेरे से डायरेक्ट जुड़ी हुई हैं, आती हैं जाती हैं, वो तो उनका तो यही है। देखिए, कोई मुद्दे की बात करें तो उस पर बात किया जा सकता है, लेकिन वो मुद्दे की बात ये नहीं है कि विधायक दिखी या न दिखी। अरे आप चश्मा पहन के देख रहे हैं ना, विकास देखिए, लोगों के बीच में आपने क्या किया है वो अपना आकलन करिए ना। क्यों 30 साल राजनीति करने के बाद जनता तीसरे नंबर पे बिठा दी, इसका आकलन करें और मेरा आकलन न करें। मेरी जनता जानती है कि सुनीता सिंह क्या कर रही हैं, और सुनीता सिंह कहाँ है। फेसबुक उठा लीजिए, मेरा पर डे का पूरे 5 साल का रिकॉर्ड उस पर है। तो मैं तो जनता के बीच में ही रही। कोरोना काल में भी मैं जनता के लिए खड़ी रही, और यहाँ से लेके गाजीपुर तक मैं जाने का काम करी। कहाँ दिखे वो लोग, जो निकला उसको कोरोना हुआ। बाकी पार्टियां तो ऐसे छुप के बैठ गई जैसे लग रहा था कि उन्हीं के ऊपर कोरोना वार करेगा। केवल भारतीय जनता पार्टी के ही लोग निकले, और मैं लोगों के बीच में रही हूँ। उनके कहने से कुछ नहीं होता है। क्या तो ये इनका जवाब था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर वर्ष लगभग 1000 करोड़ से ऊपर स्टार्टअप के लिए फंड भेजते हैं। योगी आदित्यनाथ जो इस सूबे के मुख्यमंत्री हैं, वो अभी स्वरोजगार की बात करते हैं और भी अलग अलग योजनाओं के चलते लघु उद्योग की बात करते हैं, उसके लिए लोन प्रदान करते हैं। लेकिन आप अपने स्तर से, एक विधायिका होने के स्तर से, जमानिया विधानसभा क्षेत्र के युवाओं के रोजगार के लिए क्या कर रही हैं? देखिए, मैं एक बार कमिश्नर के पास गई थी और वहाँ बात चल रही थी कि एक पावर प्रोजेक्ट बैठाया जाए सुखबीर एगोरो के द्वारा। वो जगह के तलाश कर रहे थे कि एक ऐसा जगह बैठाया जाए। तो मैंने उस पर इंटरेस्ट लिया और उनसे बात करी कि भाई ये क्या प्लांट है। तो उन्होंने कहा कि इसमें हमको 60-70 बीघे ज़मीन चाहिए, और मैं एक प्लांट बैठाऊंगा जो पराली से चलेगा और बिजली तैयार करेगा और सब स्टेशनों को भेजेगा उस जगह के, और सरकार बिजली उनका खरीदेगी, और उसमें रोज़गार भी बढ़ेगा और एक किसानों को फ़ायदा कि पराली बेच के इनकम भी बढ़ेगा उनका। तो मैंने तुरंत ही उनको संपर्क किया, उनके बड़े अधिकारियों से संपर्क किया और कहा कि मैं आपको ज़मीन मुहैया कराऊंगी, आप मेरे यहाँ ये प्लांट लगाइए। और वो तैयार हो गए। तो इस पे बहुत माने मुख्यमंत्री तक की चर्चा हो गई है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस पे काम होगा। कुछ डिले हुआ, अब देख ही रहे हैं कि कोरोना फिर दोबारा आया तिबारा, तो उसमें डिले, लेकिन ये पूरी प्रोजेक्ट शासन में पहुंच गया है। अब इस पे एक बैठक करके इसमें काम आगे करना है। तो उसमें कम से कम 20,000 लोगों को रोज़गार मिलेगा, ऐसे मिलेगा। और किसानों को पराली भी जलाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पराली जब जल रहा है तो प्रदूषण फैल रहा है। आपको पता ही है कि पराली सरकार को रोकना कितना ज़रूरी हो गया है कि वातावरण प्रदूषित ना हो। तो 3-4 चीज़ें इसमें होगा। एक तो प्रदूषण नहीं फैलेगा, किसानों को इनकम हो जाएगा कि वो पराली बेच के अपना कुछ पैसे अर्न कर लेंगे। दूसरा कि लोग उसमें जब सालों भर वो प्लांट चलेगा, बिजली तैयार होगा, तो उसमें लोगों की ज़रूरत होगी, तो यहाँ रोज़गार मुहैया होगा। अब इसमें 15 से 20,000 लोग एंगेज होंगे। ये तमाम तरह की चीज़ें, जो कोई पराली बेचने में एंगेज होगा, कोई वहाँ काम करने में, और महिलाओं को भी रोज़गार उसमें मिलेगा। तो मेरा ये मतलब सबसे पहला काम होगा कि ये मैं करूँ लोगों के लिए। ठीक। हाल ही में सपा प्रत्याशी की नॉमिनेशन के बाद जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने एक बयान दिया। बयान ये था, आपके बारे में ही बयान था वो। बयान ये था कि जो वर्तमान विधायक हैं भाजपा से, उनको ट्यूशन लेने की आवश्यकता है फिर से। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उनको पता चल गया होगा कि जब पहली बार मैं आई थी और तीसरे नंबर पर पहुंच गए होंगे, तो ट्यूशन लेने की आवश्यकता उनको है, क्योंकि वो राजनीति किए हैं, पढ़ाई नहीं किए हैं। तो ट्यूशन वो ले, मैं क्यों लूँ? मैं तो लोगों के बीच में जाके काम करी हूँ, और लोग जानते हैं कि सुनीता सिंह क्या कर सकती हैं। और उनकी यही अनाप शनाप बातें लोगों को पसंद भी नहीं आ रही है कि किसी महिला के ऊपर इतना आरोप लगा रहे हैं। तो ट्यूशन वही ले सकते हैं, मैं तो ट्यूशन लेने के उसमें नहीं हूँ। ठीक है। तो ये जमनिया जो है क्षेत्र है, जहाँ से गंगा जी गुजरती हैं, और गंगा जी जहाँ से गुजरती हैं, वो क्षेत्र जो है खेती के लिए बहुत ही आगाध समृद्ध होता है। और बगल का जो जिला है, गाजीपुर से सटा हुआ जिला चंदौली, वह यूपी का, उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा वाला जिला कहा जाता है। उसके बगल में यह जिला है, उसके बगल में ही जमनिया क्षेत्र है। तो आपने स्पेशल किसानों के लिए क्या किया? एक सम्मान निधि योजना तो चलती ही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आप अपने स्तर से किसानों के लिए, खेतीहर लोगों के लिए क्या कर रही हैं या क्या की हैं? देखिए, जब मैं आई थी तो लोगों के बहुत फ़ोन आते थे कि नहर में पानी नहीं है, टेल तक पानी नहीं है, सूख रहा है खेत।
तो मैं अधिकारियों की मीटिंग करी और अधिकारियों से मैंने पूछा कि आखिर मतलब हमारे यहाँ तो पंप है, 8 पंप लगे हैं, इसका माजरा क्या है। तो उन लोगों ने बताया कि 30 सालों में तो नहर की सील्ट की सफाई नहीं हुई और जो पंप वहाँ लगे हैं, जो उस समय क्षमता ऐसी ही होगी 20,000 घंटे चलने की क्षमता थी, उसके बाद होगा कि पंप बदल जाएगा, लेकिन वो 90,000 घंटा जब मैं आई थी तो पंप चल चुका था, तो पानी कहाँ से देता। तो मैंने कहा क्या किया जाए, तो कहा पंप बदलना ही आवश्यक है। और पंप मैंने बहुत ही मशक्क़त के बाद बदलवाई है, क्योंकि जब मैं सरकार के पास गई पंप बदलने के लिए तो वहाँ कहा गया कि मतलब हमको तो आश्वासन मिल गया प्रमुख सचिव से कि मैडम आपका काम हम करा देंगे, पंप बदलवा देंगे, लेकिन ये बातें आ गई कि 200 करोड़ का वो प्रोजेक्ट हो गया, क्योंकि बाकी और जिलों से पंप बदलने के लिए वहाँ आया हुआ था पहले से और उस पर कोई पहल नहीं हो रही थी किसी की। तो मैंने कहा कि मेरा पंप तो लगवा दीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैडम अब 8 है प्रोजेक्ट है तो हम काम करेंगे, 8 पे करेंगे। और मैंने इतना दबाव बनाया कि अधिकारियों ने बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि मेरे पास जो पैसे हैं तो अधिकारी जब चाहे तो रास्ता निकल सकता है, और निकाला भी उन लोगों ने। मैं धन्यवाद दूंगी उन लोगों को कि उन लोगों ने रास्ता निकाला कि पहले हम लोग थोड़े थोड़े पैसे सबको आवंटित कर दें और पंप के ऑर्डर वगैरह हो जाए, क्योंकि पंप बनने में भी टाइम लगता है, पंप रेडीमेड नहीं होता है, सब पंप की अलग अलग तरीके से बनता है, जहाँ उसके क्षमता बैठाने की है उस हिसाब से। तो अधिकारियों ने 6-6 करोड़ रुपया देके हम लोगों को फिर 8 को दिया, 6-6 करोड़ रुपया, और सब पंप के ऑर्डर हो गए, टेंडर हो गए, और साल भर में ये पूरे पैसे आ गए और पंप लगे 8 पंप आज बन के तैयार है और चालू स्थिति में है, पिछले सीजन से ही चल रहा है। और नहरों में देखिएगा सील्ट सफाई हमारे जो जल शक्ति मंत्री जी हैं उनका मतलब इतना ध्यान है उस चीज़ पे कि सील्ट की सफाई वो हम लोगों की निगरानी में करवाते हैं। हम जब ओके करेंगे तभी उसको करेंगे। अधिकारी जब ऊपर से दबाव होता है, अधिकारी भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पूरी सील्ट की सफाई हो गई है तो नहरों में पानी पहुँच गया है, टेल तक पानी पहुँच रहा है। अब हालांकि गेहूँ के सीजन में 2 ही 3 पंप चल रहे हैं, 8 की ज़रूरत ही नहीं है। और रोस्टर में पहले पानी आता था, अब रोस्टर कोई ख़त्म हो गया है। तो ये बड़ा काम हमने कराया किसानों के लिए। और क्रय केंद्र पे देख ही रहे हैं सरकार कितनी वचनबद्ध है, धान खरीद के लोगों को मतलब जो सुविधा दे रही है, सीधे खाते में पैसे आ रहे हैं। खाद पे जो ब्लैक होते थे वो सब ख़त्म हो गए हैं। नीम कोटेड यूरिया बना के हमारे मोदी जी ने पहले ही ये सब ख़त्म कर दिया है। तो किसानों के लिए किसान सम्मान निधि, और अभी मैनिफेस्टो में आपने देखा ही होगा कि अब वो किसान सम्मान निधि 12,000 रुपया हो गया है। मैंने देखा है, मैं भी किसान के घर की लड़की हूँ। जब खाद बीज का समय आता था तो छोटे किसान हैं जो ऋण लेते थे, दूसरे से कर्जा लेके खाद बीज खरीदते थे। आज मैं जाती हूँ तो कहते हैं कि ऐसे समय पे पैसा आता है कि जब हमको ज़रूरत है। जैसे सरकार जानती है कि अब इनको खाद की ज़रूरत है बीज की, और 2,000 रुपया जब आता है तो हम लोग मतलब तुरंत ही खाद खरीद के खेतों में डाल देते हैं, नहीं तो बहुत सोचना पड़ता था। तो समय से हर काम हो रहा है, किसान बहुत खुश हैं। आज तक किसान को आत्महत्या करने की नौबत आई थी पिछली सरकारों में, आज हमारे यहाँ किसान खुशहाल हैं और हम सब किसान हैं, कहीं ना कहीं किसानी से जुड़े हैं। शहरों में रहने वाले लोग घर यहीं से गए हैं, गाँव से, तो किसानी से तो सब लोग जुड़े हैं, किसान खुशहाल है। एक सवाल, जब हमने कहा कि हम इस जमनिया विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग गांव में गए हैं तो हरिजन बस्तियों में हम जाते थे तो उनमें एक विशेष प्रकार का, हो सकता है कि वह बहुजन समर्थक हों, लेकिन उनका कहना था कि मोदी कोरोना लिया देना, स्कूल बंद कर देना, डाह देना हमने के। इसको आप कैसे समझाएंगे उन बस्तियों में, क्योंकि कोरोना तो एक प्राकृतिक बीमारी आई थी, महामारी चली थी, उसको आप कैसे समझाएंगे? क्योंकि लोगों में तो बढ़ा चढ़ा के ये बात फैली हुई है। देखिए, राजनीति का तरीका 70 सालों से जो था, हम लोग भी बचपन से राजनीतिक परिवार से हैं, देखते आए हैं कि मतलब मुद्दे की बात बहुत कम राजनीतिक दल करते हैं। इसीलिए लोगों का विश्वास हट गया था राजनीतिक नेताओं में। हम लोग खुद ही नेता बनना नहीं चाहते थे। न यंग पीढ़ी तो, यंग जनरेशन तो नेताओं से नफरत करने लगती थी। क्यों नफरत कर रही थी? इनको मुद्दे से कोई मतलब नहीं है, देश से कोई मतलब नहीं है, राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है। हमारी जब सरकार 14 में आई तब से तो लोग अपने देश पे गर्व करना सीख गए हैं, और कहते हुए मेरे को गर्व हो रहा है कि नौजवान पीढ़ी में उबाल आ रहा है। हम विदेशों में भी हम जानते थे कि गरीब देश, अरे कभी सोने की चिड़िया हुआ करते थे, क्या आप लोगों ने करके रखा है? यही चंद नेताओं ने
राजनीति के तौर तरीके में उनको तो विकास से कोई मतलब है नहीं, रोड पे काम करना नहीं है, ज़मीन पे रहना नहीं है, तो चंद लोगों को छोड़ दिए हैं कि जाओ और यही लोगों को बताओ। अरे जब कोरोना आया तो आपने सुना ही होगा कि ये भाजपा का टीका है, अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि भाजपा का टीका है, तो वो भी तो टीका लगवाए। तो अफवाह फैला के राजनीति करना इनका काम रहा है और ये जगह जगह अपने लोगों को छोड़े हैं। लेकिन यंग पीढ़ी तो जानती है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सही बात उन तक पहुँचे, क्योंकि उनका विकास कराना है। वो चाहते हैं कि गांव, गरीब, किसान उसी स्थिति में रहे ताकि मेरे कहने में आ जाए। न उनको साक्षर करना है, न उनके लिए कुछ काम करना है। दिन रात कुआं खोदो, पानी पियो। वो चाहते हैं राजनीतिक दल जो विपक्षी हैं कि लोग वहीं पे रहें ताकि सरकार हमारे बारे में सोचे। तो ये अफवाह है और बहुत लोग जान गए हैं, चंद लोग रह गए होंगे। तो कोरोना का टीका तो सबने लिया है और हमारी सरकार ने घर से निकाल के लोगों को दिलवाया है, तो लोग को समझ में तो आ रहा है कि टीका पड़ने से ही हम सुरक्षित हैं, वरना इतनी बड़ी आबादी के उत्तर प्रदेश में कोरोना क्या करता है ये तो आप समझ ही सकते हैं। तो चंद लोग हैं इसकी बात कर रहे हैं और उन्हीं के छोड़े हुए वो लोग हैं। तो बात यह है कि वास्तव में बात ये है, बात तो लोग जैसा कह रही है कि चंद लोग हैं, लेकिन अधिक से अधिक लोग ये हैं जो इस बात को स्वीकारते हैं कि नहीं, उस महामारी में भी हमें राशन दिया गया है, हमें मुफ्त में कुछ पैसे भेजे गए हैं, तेल दिए गए हैं। इस बात को स्वीकारने वाले लगभग सभी जो दलित वर्ग है सब लोग इस बात को स्वीकारते हैं और पुरजोर तरीके से स्वीकार करते हैं। हो सकता है कि उनका मतदान करते समय उनका मत कुछ और हो, लेकिन एक किस्सा मैंने सुना लोगों से, मैंने ग्राउंड पर जब हम लोग घूम रहे थे, रोड बनवाने का किस्सा कि आप योगी जी के दफ्तर में बैठ गई कि नहीं, रोड क्या है इसका किस्सा, थोड़ा आप डिटेल में इसके बारे में बताइए। ये कि इसी रोड पे, जिस रोड पे हम लोग टीबी रोड, इसका नाम है 12 ताड़ी घाट, तो इसी रोड पे 3-3 मीटर के गड्ढे थे और 3 घंटे में इस रोड से हम लोग पहुँचते थे जिले पे। अब जाने के बाद में तो जाने की स्थिति भी नहीं रही, 10 सालों से लिखा था कि कष्ट के लिए खेद है। तो जब मनोज सिन्हा जी चुनाव लड़े और इस रोड पे हम लोग, मनोज सिन्हा जी ने भी और हमने भी काम किया कि भाई ये रोड आ जाए। इसके पहले हमारे पूर्व मंत्री 3-4 बार उद्घाटन कर चुके थे, मंच लगाते थे, उद्घाटन करते थे कि मैं इतना करोड़ रुपया लाया और रोड बनेगा, लेकिन साल भर में केवल आधा किलोमीटर रोड बना था, वो भी एक साइड का झाड़ू मरा रहा था चुनाव लड़ने के लिए। उसी दौरान इस रोड को NH ने ले लिया और NH ने ले लिया तो मैं भी खुश हो गई कि भाई ये रोड अब NH ले ली है, बहुत अच्छा बनाएगी। लेकिन 2-3 महीने में काम नहीं लगा तो मैं NH के पास गई, मैंने कहा कि भाई आप काम शुरू करिए, रोड बहुत गड्ढा है और ये है। तो अधिकारियों ने कहा कि मैडम बहुत टाइम लगेगा हम लोगों को रोड बनाने में, क्योंकि NH का एक तरीका है, पहले सर्वे करते हैं, फिर सर्वे के बाद ज़मीन एक्वायर करते हैं, तब जाके ज़मीन पे काम करते हैं। तो अभी हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं कि काम करें, 5-6 साल तो लग ही जाएंगे। अब एकदम से मेरा मतलब घबराहट हो गया कि बताइए जो रोड है, मैं जिस रोड पे कष्ट के लिए खेद लिखा है और मैं उस रोड पे मतलब मेरे सामने का ही रोड है, मेरे गांव का ही रोड है और जिले तक जाता है 12 से। तो मैं मुख्यमंत्री जी के पास गई और मैंने कहा कि मैं मतलब क्षेत्र में नहीं जाऊंगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि क्यों? मैंने कहा कि एक ऐसा रोड है टीबी रोड और उस पर NH कह रही है कि मैं पैसा अभी सर्वे के बाद लगाऊंगी, तो फिर क्या किया जाए? तो मुख्यमंत्री जी कहे आप क्षेत्र में जाइए। तो मैंने कहा कि नहीं, आप आश्वासन दीजिए, क्योंकि मेरे को अभी नई थी थोड़ा मुख्यमंत्री जी वगैरह से, लेकिन मुख्यमंत्री जी मेरे बहुत सरल हैं कि हम लोग जिस तरह से अपनी बातें रख देते हैं। तो उन्होंने कहा आप क्षेत्र में जाइए। मैंने कहा नहीं, जब तक आप आश्वासन नहीं देंगे मैं नहीं जाऊंगी। एक हमारे वरिष्ठ विधायक भी वहाँ बैठे थे, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी कह दिए तो जाइए, आपका आश्वासन है। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, आश्वासन है। और मैं कहना चाहूँगी, धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो 228 करोड़ रुपया एकमात्र ये रोड है जो NH को लेने के बाद राज्य सड़क निधि से पैसा रख के रोड बना। और देखिए इस रोड पे हम लोग चल रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने बहुत भरोसा और विश्वास जताया। एक वाकया और है कि जब मैं गई थी नई तो मैं केवल लिख देती थी चिट्ठी कि हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा है, हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा है, इसको विशेष पैकेज दिया जाए। एक दिन मुख्यमंत्री जी ने हमको खड़ा कराया और पूछा कि बार बार आपकी चिट्ठी आ रही है कि क्षेत्र बहुत पिछड़ा है, तो फिर क्या माजरा है? मैंने पूरे ज़िले में आप ही का क्षेत्र पिछड़ा है।
तो मैंने कहा जी, तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैंने आपको नहीं लगता है कि उतना पिछड़ा है, चाहे जो भी पता नहीं है, तो एक काम करिए मुख्यमंत्री जी, आप किसी सचिव लेवल के व्यक्ति को मेरे यहाँ भेजिए और वो मेरे पूरे क्षेत्र का दौरा कर लें, और दौरा करने के बाद उनको मतलब वो जो रिपोर्ट लगाएंगे उसी के आधार पे काम होगा, अन्यथा मैं नहीं कहने आऊँगी अगर ठीक होगा क्षेत्र तो। और मुख्यमंत्री जी देखिए, मुख्यमंत्री को कितना लोड होता है, मुख्यमंत्री जी ने उसी दिन माफ किया और उसके 8 दिन के बाद मेरे को फ़ोन आया कि मैडम आपके यहाँ चलना है। गुरु प्रसाद जी परिवहन में सचिव थे, तो वो बोले कि आपके यहाँ चलना है, सर्वे करना, और मैंने कहा ठीक है आइए। कुछ दिन आए और उन्होंने सर्वे किया और रिपोर्ट जो भी दिया, इतना काम हुआ कि फिर मेरे को कहने की नौबत नहीं आई कि मतलब हमारे यहाँ रोडें ख़राब है। तो हमारे यहाँ तो मैं तो पूर्वांचल में कहूँगी कि सबसे ज़्यादा पैसा आया है। खुद हमारे केशव प्रसाद जी उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि केवल लिस्ट में तो जमनिया का ही नाम है। तो मैंने कहा कि जी मैं आपके पास गई थी और रोड लेके आई हूँ, तो आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरे रोड मेरे यहाँ सड़कें बनवा के गड्ढा मुक्त किया है मेरे रोड सड़क को। एक दिन तो मैं विधानसभा में मुख्यमंत्री जी से कही कि मुख्यमंत्री जी उसका नाम रोड तो बन गया, लेकिन उसका टीबी रोड से नाम उसका हटा दीजिए, क्योंकि लोगों के मतलब अपने नाम के अनुरूप उसने बगल में उसके आसपास रहने वाले लोगों के, सड़क के किनारे रहने वाले लोगों को टीबी हो गया। मतलब इतना धूल भरा सड़क था। तो मुख्यमंत्री जी ने ज़रूर हंसे और बोले कि नहीं ठीक है मैं करूँगा। और हम चाहे कि विश्वनाथ सिंह गहमरी जी के जो हमारे यहाँ से सांसद थे, जिन्होंने आज इस क्षेत्र को, जिनके कारण से ये क्षेत्र जाना जाता है, नहर का चक्का बांध पंप कैनाल उन्हीं की देन है। पटेल आयोग के आप जानते होंगे कि उन्होंने गोबर लेके वो गए थे लोकसभा में और अपनी गरीबी का बयां किए थे, उसी के आधार पर पटेल आयोग का गठन हुआ और ये हमको पंप कैनाल मिला। तो आज धान का कटोरा है और नाम हम लोग चाहते थे कि उनका रखा जाए, लेकिन NH के पास इसका वो चला गया है, तो इसलिए इसका तो नाम नहीं अभी पड़ पाया विश्वनाथ सिंह गहमरी के नाम पे। लेकिन एक बगल से सड़क जाती है जो गंगा के किनारे होके, उसका नाम हम लोगों ने विश्वनाथ सिंह गहमरी जी के नाम पे रखा है। चुनावी सरगर्मियाँ अपने पराकाष्ठा पर जाने को तैयार हैं, बहुत चुनाव उत्सवपूर्ण होते हैं बहुत। तो ऐसे में यहाँ पर जमनिया विधानसभा में सभी प्रत्याशियों का टिकट क्लियर हो चुका है, सभी लोग नॉमिनेट हो चुके हैं। तो इसमें परवेज खान बसपा से आ रहे हैं और सपा से प्रत्याशी जो हैं ओम प्रकाश सिंह है, और जो भाजपा से प्रत्याशी हैं सुनीता सिंह, हम उनके साथ बैठे हुए हैं। लड़ाई किससे है आपकी? लड़ाई हमारी बसपा से ही है, बसपा ही रनर अप रहेगी। और मैं लोगों को एक संदेश भी देना चाहती हूँ कि इस लोकतंत्र के पर्व पे, महापर्व है ये, देखिए हम पर्व तो बहुत मनाते हैं, लेकिन ये 5 साल पे जो लोकतंत्र का पर्व आता है, इसमें लोग मतदान अवश्य करें और अब सोच समझ के मतदान करें, क्योंकि जब एक बार बटन दबता है तो 5 साल सुरक्षित या असुरक्षित होता है। तो मैं चाहूँगी कि जमनिया के लोग अपना 5 साल सुरक्षित करें और योगी जी, मोदी जी में विश्वास जता के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें, यही मेरा लोग। तो विधायिका जी आप ये बताएं कि जो नई बाज़ार से दवैथा का जो सड़क है वह अभी हाल ही फिलहाल में बना है क्या? बहुत बेहतरीन बना है, उस पर मतलब बाइक हो या गाड़ी हो कोई भी बहुत रफ्तार से चलती है। हाल में बना है कि पहले से बना हुआ है, या उसके पीछे कहानी क्या है? वो सड़क के पीछे बहुत बड़ी कहानी है। ये हाल ही बना है उसका? हाल ही में मेरे ही सरकार में बना है और 2 साल लग गए थे मेरे चुनाव के बाद उसको बनवाने में। बहुत ही ख़राब स्थिति में सड़क था और उस पर बहुत सारे गांव, आपने देखा होगा कि उसके दोनों साइड बहुत ही गांव हैं। गंदू तालुका के नाम से जाना जाता है और नई बाज़ार से मेरे क्षेत्र से और सैद राजा से शुरू होता है। तो वो सड़क बहुत ही ख़राब था और मैं आश्वासन लोगों को दिया था कि हम सड़क बनवा देंगे, लेकिन जब एक दिन मैं उस सड़क से आ रही थी बनारस से, और बहुत ही मतलब मार्मिक विषय है, मेरे आंखों में आंसू भी आ गए थे उस बात को लेके। मैं जब आ रही थी उधर से तो एक बहुत ही वरिष्ठ चाचा जी वही रोड पे ही, बहुत ही गड्ढा था, तो गिरे हुए थे बाइक से
और मैंने तुरंत गाड़ी रोका और सोचा कि मैं उनको उठा दूं, लेकिन जैसे ही मैं उनके पास गई उन्होंने हाथ कर दिया, नहीं मेरे को उठाना नहीं है, उठाना है तो सुनीता सिंह इस सड़क को उठाओ, कितने दिन तक तुम लोगों को उठाते फिरोगी। और मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैं वहाँ से निकली और बहुत ही मर्माहत हुई कि बताइए आज के डेट में हम लोग सड़क के लिए लड़ रहे हैं, कैसी दुर्दशा हमारे क्षेत्र को कर दिया गया है। और मैं दूसरे दिन ही मुख्यमंत्री जी के पास गई, केशव प्रसाद जी के पास, और मैंने कहा कि देखिए मेरे क्षेत्र की सड़कें बहुत ख़राब है, मतलब सड़क केवल मेरे को सड़क बनवाना है और आप सड़क दे दीजिए। एस्टीमेट बनवा के मैं लेके गई थी। उन्होंने कहा कि अभी मतलब 2-4 करोड़ लेके जाइए, उस सड़क को मतलब पिच हो जाए, कम से कम चलने लायक हो जाए, गड्ढा मुक्ति हो जाए। मैंने कहा नहीं, अब जिस तरह से मतलब उस सड़क पे लोग झेल रहे हैं और मैंने देखा हुआ है, तो बढ़िया सड़क बनवाइए। तो मैं 6 महीने बाद आऊँगी। फिर मैं 6 महीने बाद गई, फिर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि अभी मतलब नहीं है, आप 6 करोड़ ले लीजिए, बनवा दीजिए। मैंने कहा नहीं, अब मेरे एस्टीमेट के अनुरूप ही वो सड़क बनेगी। मैंने बहुत वो किया और मैं धन्यवाद दूंगी उप मुख्यमंत्री जी को कि लास्ट में वो मेरी बात मान गए और मैंने उनसे कहा कि अब मैं सड़क मांगने नहीं आऊँगी, इसी को दे दीजिए। और उन्होंने सड़क को दे दिया और आज वो सड़क बन के तैयार है। और मैं मतलब महसूस करती हूँ कि आज के डेट में सड़क न हो, ज़रूरत है लोगों की। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी चाचा जी को भी कि अगर मेरे हृदय को छूने वाली बात नहीं कहे होते तो हो सकता था वो सड़क ऐसा नहीं बनता। तो मैं ये थी कहानी उस सड़क के पीछे की। तो यही थी हमारे साथ वर्तमान विधायक जमनिया क्षेत्र की और भाजपा प्रत्याशी सुनीता सिंह।